मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी ली। आज हम चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। तो चलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दरअसल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। हालांकि इसका जिक्र मैं अपनी पहली इंट्रोडक्टरी जो क्लास थी उसमें मेंशन कर चुका हूं। चलो अब चलते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। हिंदी में इसकी पहचान है। साधारणतया हिंदी वाक्य के अंत में ता था, देखिए नोट करना इसको, ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ए, ई अथवा यी आदि आते हैं तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे एग्जांपल है यहां, मैं अपने बचपन में तोते को दाना खिलाता था। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, मेरी दादी मां हमें लोरियां सुनाती थी। अब चलते हैं अपन आइडेंटिफिकेशन के बाद में हेल्पिंग वर्ब्स पे। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है डिड। ठीक है, सभी कर्ताओं के लिए, for all the subjects, अर्थात सभी कर्ताओं के लिए किसका यूज करना है, अपने को डिड का यूज करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, वो क्या, नॉट। मैं लिखवा देता हूं, यदि किसी सेंटेंस में डिड का प्रयोग दिया हुआ हो या हमें करना पड़े तो इसके बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए, सेकंड अथवा थर्ड फॉर्म का यूज कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान में रखोगे कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट अपन तीसरे पॉइंट पर। हमारा जो तीसरा पॉइंट और मेन पॉइंट है वो क्या है, मेन पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अमूमन मैं साधारण वाक्य की बात कर रहा हूं, तो कैसे करें हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके साधारण वाक्यों में हम जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही तरह के सब्जेक्ट्स के लिए हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखोगे। लेकिन अगर वाक्य का प्रकार साधारण को छोड़कर कोई और हो तो हमें डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए, कभी भी इसकी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो इसका सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूला। इसको हमें बहुत ठीक तरह से देखना है। सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जब साधारण वाक्य हो तो हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर प्लेस और फिर टाइम। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाना कभी नहीं भूलने दिया स्टूडेंट्स, इन चीजों को ख्याल में रखना है। अब हम चलते हैं हमारे सेंटेंसेस की ओर। पहला सेंटेंस है, देखिए इसमें हम क्लासिफाई करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले मैं, ये है सब्जेक्ट। फिर अब अपन बात करते हैं अपने बचपन में। इसका मतलब यहां ये अपना बचपन है, ये क्या है, एक तरह से टाइम। ठीक है, अब तोता, तोते को, देखो सेंटेंस अपना, मैं अपने बचपन में तोते को दाना खिलाता था। इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हुआ, अपना बचपन या अपने बचपन, ये क्या हुआ, टाइम, और तोता, तोता क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, और इसमें मैं अगर बात करूं तो दाना भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम ठीक तरह से मेंशन करेंगे, देखना। अच्छा, इसमें खिलाना, ताथा के साथ ताथा टेंस की पहचान हो गई। और ये जो खिलाना शब्द है, ये खिला से बना खिलाना, ये खिलाना को इंग्लिश में फीड बोलते हैं, फीड। तो ये हो गई मैन वर्ब। इस तरह से हम चलते हैं डियर। अब हम ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पर लेके आऊंगा, तो अपन बात करते हैं आई, सब्जेक्ट है। अब चलते हैं आई, फिर उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो फीड जो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेड। ठीक है, स्पेलिंग होती है FED, यूज की हमने। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। अब ऑब्जेक्ट
की बात करेंगे तो इधर चलते हैं अपन। अब हमारे पास दो हैं, ऑब्जेक्ट क्या है देखो, तोता है और दाना है। तो किसको पहले रखें, तो क्या खिलाती थी वो, देखो मैं क्या खिलाता था, इधर बात करते हैं। तो ग्रेन, ठीक है, ग्रेन खिलाता था अर्थात दाना खिलाता था, किसको, पैरट्स को। तो आई फेड ग्रेन, किसको, टू पैरट्स, और पैरट हम द भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब स्पेशल हो गया। तो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि द पैरट, ठीक है, टू द पैरट, आई फेड ग्रेन टू द पैरट, इस तरह से भी हम कहेंगे। पैरट लिखा, उसके बाद चलते हैं आगे, पैरट के बाद, इसका मतलब इनका दोनों को हमने लिख लिया। अब चलते हैं प्लेस। अच्छा, प्लेस इसमें कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। टाइम, टाइम क्या दे रखा है इसमें हमारे पास, टाइम के रूप में दिया हुआ है ये बचपन, ठीक है, मेरा बचपन या अपने बचपन में। अपने की जो स्पेलिंग है ये डियर ध्यान रखेंगे, यहां आई के लिए जो अपने की स्पेलिंग है आई के लिए वो होगी माई, क्या होगी, माई, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहां पर हम चलते हैं माई। अच्छा, उससे पहले हमें लिखना है मे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन, फिर लिखेंगे माई, ठीक है, और बचपन, चाइल्डहुड, बचपन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं। इस तरह से ये फुल स्टॉप लगाकर हमने सेंटेंस को पूरा किया। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, देखिएगा हमारा दूसरा सेंटेंस है, इसको पहले मैं क्लासिफाई करता हूं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मेरी दादी मां, यहां तक, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब चलते हैं हमें, दो चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स, हमें जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लोरियां, अच्छा लोरियों को डियर स्टूडेंट्स ललबाई कहते हैं, ललबाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। लोरियां भी एक तरह से क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इसमें तीखी तो पहचान हो गई, और ये जो सुना शब्द बचा, ये सुना क्या है, ये मैन वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, सुनाना। यहां पर सुना का मतलब सुनाना। अच्छा, सुनाने को यहां पर जो मैन वर्ब है वो कौन सी है, देखो पैरोडिट होता है ये, है ना, पैरोडिट का मतलब होता है सुनाना। अंतिम रूप से जो कहानी आदि सुनाई जाती है उसके लिए पैरोडिट वर्ड यूज करना चाहिए हमें। अब आगे चलते हैं, ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, मेरी दादी मां, तो हमने कहना है माई ग्रैनी, ग्रैनी का मतलब दादी मां, ठीक है, माई ग्रैनी। हम यहां ग्रैंड मां या ग्रैंड मदर आदि शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर माई ग्रैनी। अब मैन वर्ब पे चलते हैं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पैरोलेट का सेकंड फॉर्म पैरोलेटेड हो जाएगा, पैरोलेटेड, पैरोलेटेड हो गया। फिर अब चलते हैं अपन इसकी, हमने सेकंड फॉर्म रख दी, फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दो है, एक तो हमें और दूसरा लोरियां। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसे सब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट्स हों जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो सजीव हो और दूसरा ऑब्जेक्ट निर्जीव हो, वैसे अगर मैं ग्रामेटिकली तौर पे अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, उनमें कौन कौन से होता है। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं हमारी भाषा में निर्जीव ऑब्जेक्ट अपन, ठीक है, और अगर मैं कहूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो कहेंगे हम सजीव ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सजीव और निर्जीव को कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब दोनों हो तो हमें सजीव जो ऑब्जेक्ट है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पहले रखना चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है पैरोलेटेड। अब अस, यहां पर हम हमें की अंग्रेजी क्या होगी, अस लगाएंगे। हम जो ललबाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर ललबाई किया तो हमें से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, इसलिए इसे हमने पहले रखा। फिर करेंगे ललबाइज, ठीक है, ये लिखा हमने ललबाई। अब और कुछ इसमें बचा नहीं तो हमने लगाना है फुल स्टॉप। इस तरह से माय ग्रैनी पैरोलेटेड अस ललबाई, इस तरह से सेंटेंस को हमने पूरा किया। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, एक बार में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये बचपन में
मतलब टाइम, ठीक है। अच्छा, ये लुका छिपी, लुका छुपी जो है ये यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है डियर, ठीक है। और यहां पर थे तो टेंस की पहचान हो गई। तो ये खेल जो है, अर्थात खेल से बनने वाला वर्ड है खेलना, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले। जो खेलना है ये क्या है, यहां पर मैन वर्ब है। अब चलते हैं हम ट्रांसलेशन की ओर। तो ट्रांसलेशन पे जब चलेंगे तो हम सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिखते हैं। यहां हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, ठीक है डियर। या हमने, हमने की अंग्रेजी भी वी होती है, हमेशा ध्यान रखने की बात है ये। तो वी, फिर उसके बाद हमने क्या रखना है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैन वर्ब है प्ले, तो प्ले की कौन सी फॉर्म रखेंगे अपन, सेकंड फॉर्म। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, याद रखें। प्ले की थर्ड, प्लेड की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, ठीक है। तो चूंकि हमें यहां पर कौन सी वर्ब की आवश्यकता है, सेकंड फॉर्म की, और इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द प्ले। सो नाउ हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी, फिर उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लुका छिपी। तो लुका छुपी जो है उसके लिए हमने शब्द कौन सा लेना है, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, ये वर्ड हमने लिया डियर, ठीक है, हाइड एंड सीक। फिर हाइड एंड सीक के बाद में हमें चलना है डियर, ये खेल का नाम है लुका छुपी। अब आगे चलते हैं, बात ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस, प्लेस इसमें दे नहीं रखा। आगे चलते हैं टाइम। तो टाइम क्या है, बचपन। तो हमें बचपन के लिए जो पहले जो वर्ड है वो कौन सा लिखना होगा, ये प्रेपोजिशन है डियर, ठीक है। इस प्रेपोजिशन को पहले मेंशन करना होगा। तो हमें इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए प्रेपोजिशन के लिए, इन, ठीक है। तो हमने लिखना है इन, और फिर चाइल्डहुड हमें लिख देना है, इन चाइल्डहुड, ये लीजिएगा, अर्थात बचपन में। इसमें भी बचपन शब्द दिया हुआ है, तो हमें ध्यान में रखना है। तो वी प्लेड हाइड एंड सीक इन चाइल्डहुड, इस तरह से हो गया कि हम बचपन में लुका छुपी खेलते थे। अब चलते हैं इस जो सेंटेंस के अंतिम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, महिलाएं। महिलाएं जो है ये तो हुआ इसका सब्जेक्ट। उसके बाद चलते हैं, यहां पर देखो डियर, कुएं, कुआ जो है ये है प्लेस, और ये से जो है ये है प्रेपोजिशन, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है डियर। और पानी, पानी जो है यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसकी मुख्य क्रिया क्या है, लाना, ठीक है। लाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर, देखो लाना को एक तो होता है ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, एक कैरी का मतलब भी लाना होता है, ठीक है। दोनों में से जो चाहे हम लेंगे यूज। अब तिथि इसकी टेंस की पहचान है। तो हम शुरू करते हैं डियर, इसके ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, महिलाएं। महिलाएं इट मीन्स वीमेन, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से द लेडीज, लेकिन ज्यादा बेटर होगा हमें वीमेन कहें, तो वीमेन। अब अच्छा, इसमें एक वचन और बहुवचन जैसी कोई बात नहीं रह गई है। क्यों, क्योंकि सभी के लिए जो मैन वर्ब की हमें जो सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, तो इसमें कोई मतलब हमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है कि हमें इसके लिए क्या यूज करें क्या नहीं करें। तो ऐसे में हमें सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। यहां पर हम ब्रिंग की सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रॉट होती है, BROUGHT, ठीक है। और कैरी की सेकंड फॉर्म कैरीड होती है, कैरीड। तो ये होती है, जी मर्जियां हमें यूज कर लेना है। मान लीजिएगा मैंने कहा ब्रॉट, ठीक है, और तो हमने कहा ये लीजिएगा, हमने कह दिया ब्रॉट, ठीक है, लाती थी। अब ठीक है, क्या लाती थी, अब ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, तो ये लीजिएगा वाटर। और फिर कहां से लाती थी, पानी कहां से लाती थी, कुएं से, ये प्लेस है, तो उसका प्रेपोजिशन फ्रॉम। याद रखेंगे डियर, जब किसी चीज से अलग किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमें फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए। और फिर चलेंगे वेल, फ्रॉम द वेल। वेल का मतलब कुआ, वेल का मतलब अच्छा भी होता है। अब शुरू करते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को यहां पेश करता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिड लगाना है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सहायक क्रिया को हमने पहले रखा, उसके बाद हमने रखा सब्जेक्ट को,
उसके बाद यहां पर ये चीज जो है इसे देखने लायक बात है, ये क्या है कि डिड के बाद हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, और क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। ये चीजें हैं जो पहले से भी हम जानते थे, ठीक है। अब चलते हैं अपन सब्जेक्ट पे। तो देखिए ये तो है सब्जेक्ट, सेंटेंस की रचना पे बात करते हैं। आपको, इसका मतलब आपको शब्द जो है ये आपको, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये संस्कृत है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जब डबल ऑब्जेक्ट होता है आपको पता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कौन सा है, संस्कृत, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपको, मतलब आप। और ये थे के साथ में पढ़ाना जो है, पढ़ाना को इंग्लिश में कहेंगे अपन टीच। टीच की जो सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट, TAUGHT, याद रखेंगे डियर, टॉट, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है। तो अब हम इस वाक्य रचना को पूरा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, सहायक क्रिया को पहले रखते हैं। सभी के लिए भाई कर्ता भले चाहे एक वचन होगा या बहुवचन होगा, सहायक क्रिया सदैव यही रहनी है पास्ट में। तो हमने लिखना है डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट टीचर, ओके। ऑल्सो वी कैन से द टीचर, डिड द टीचर। इसके बाद क्या अध्यापक आपको संस्कृत पढ़ाते थे। देखो अब हम चलते सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब का। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो हमें यहां लिखना है टीच, नहीं कि टॉट, याद रखेंगे। अमूमन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है डियर, ज्यादातर साधारण वाक्यों में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है जब हमारे पास सेंटेंस में डिड दिया हुआ हो तो उसके बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी चाहिए, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपन टीच के बाद में ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक है आपको मतलब आप और दूसरा है संस्कृत। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन आपको, क्योंकि ये है वो सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको। तो आपको की अंग्रेजी हो जाएगी यू, ठीक है। उसके बाद चलते हैं संस्कृत, तो यहां लिख देते हैं संस्कृत, संस्कृत। फिर अब सेंटेंस को देखना, एक बार फिर देखते हैं। डिड द टीचर टीच यू संस्कृत, और यहां पर हमने इसे पूरा किया है। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं, इसको भी मैं क्लासिफाई करता हूं। देखो उसकी चाची, उसकी चाची का मतलब है ये उसका जो शब्द है ये डियर, यहां पर आप या तो हिज का इस्तेमाल कर सकते हैं या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी के लिए। क्यों, क्योंकि इससे ये पता नहीं चलता कि उसका ये कौन है। उसकी चाची मतलब लड़के की या लड़की की, मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता नहीं चलता। हालांकि चाची स्त्रीलिंग है लेकिन उसकी शब्द एक तरह से कॉमन टू ऑल है, इसलिए हमें यहां पर कॉमन की तरह यूज किया जा रहा है। हालांकि ये स्त्रीलिंग के लिए हर होता है और पुल्लिंग के लिए हिज होता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं मेहमान। मेहमान जो है वो भी यहां पर ऑब्जेक्ट है डियर, ठीक है। और दूसरा है भोजन, ये भोजन है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो बचा हमारे पास ये के लिए, ये के लिए एक प्रेपोजिशन है, ठीक है डियर, ये एक प्रेपोजिशन है जिसका हमें यूज करना ही करना है। आगे मैन, ये पहचान हो गई, और ये पकाना जो है ये मैन वर्ब हो गई, ठीक है डियर। अब चलते हैं, पकाना को कुक बोलते ही हैं। अब हम वाक्य रचना की ओर प्रोसीड होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन डिड। वाक्य प्रारंभ का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रखेंगे, इसकी गलती कभी नहीं करें कि हमने सेकंड फॉर्म आई मीन कुछ भी रखा लेकिन पहला वाक्य कहीं स्मॉल कर दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो डिड का डी हमने कैपिटल रखा। फिर आगे चलते हैं, डिड उसकी चाची, अपन कहेंगे यहां पर हिज आंट, ओके, AUNT, हिज आंट और हिज आंटी, ऑल्सो वी कैन से आंटी। और हर, यहां पर हर भी यूज कर सकते हैं, हर आंट और हर आंटी, उसकी चाची। अब क्या कर रही है, मैन वर्ब सब्जेक्ट रखा, उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, कुक, ठीक है।
अच्छा, कुक क्या पकाती है? देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मेहमान है और भोजन है, लेकिन पकाती क्या है? इसका रिलेशन किससे? भोजन से। तो भोजन को यार रखेंगे। आप ये चीज मत मान लेना कि यहां पर सर आपने ये भी बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसे पहले रखना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहिए, लेकिन सेंटेंस का सारांश भी फलीभूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाए। अगर सोचो, मान लीजिएगा अगर हमने ऐसा किया कि डिड हिज आंट कुक गेस्ट, मेहमानों को पकाती थी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेहमानों को पकाया नहीं जाता है, वरना आएंगे नहीं मेहमान के। तो डिड हिज आंट कुक, अब इसका मतलब हम क्या लेने वाले हैं यहां पर? फूड। ठीक है, और अब इसके लिए प्रेपोजिशन हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमने लिखेंगे यहां पर फॉर, के लिए प्रेपोजिशन लिखेंगे फॉर। फिर गेस्ट, तो ये लिखा हमने गेस्ट, फॉर गेस्ट। ठीक है डियर, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, अगर डिड हिज आंट कुक फूड फॉर गेस्ट, इस तरह से हो जाएगा। आगे दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। इस सेंटेंस में देखो डियर स्टूडेंट, ये साहूकार तो है सब्जेक्ट, और देखो किसानों का कर है ना, किसानों का जो कर है टैक्स, ये पूरा का पूरा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसानों का कर। और एग्जैम्प्ट करना, एग्जैम्प्ट देखो माफ करने की अंग्रेजी क्या होगी? एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट किया जाता है किसी को, ठीक है, माफ करना, छूट देना, किसी को छोड़ देना। जैसे कर में छूट दे देते, अर्थात पहले के जमाने में जो साहूकार हुआ करते थे वो एक बड़ा कर वसूला करते थे किसानों से। तो ये उसको क्या हो, तो इसके रेफरेंस में याद है कि क्या साहूकार किसानों का कर माफ करते थे? अर्थात कभी नहीं करते थे, ध्यान रखेंगे, है ना। तो अपन चलते हैं। तो सबसे पहले हमें रखना है, किस पर बात करेंगे? क्या। क्या के लिए वही सबसे पहले हमने डिड लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा है साहूकार, तो हम साहूकार को ऐसे ले लेंगे, है ना, साहूकार। ठीक है, साहूकार। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्जैम्प्ट। डिड साहूकार एग्जैम्प्ट, एग्जैम्प्ट लिखा, एग्जैम्प्ट क्या माफ करते थे? किसानों का कर, इसका मतलब टैक्सेस ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, तो डिड साहूकार एग्जैम्प्ट, एग्जैम्प्ट द टैक्सेस, exempted the taxes of farmers। अर्थात यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से डिड साहूकार exempted the taxes of farmers। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होगा, एग्जाम के बाद में फ्रॉम का यूज भी करेंगे, लेकिन किसी छूट आदि के लिए, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर हम बात करें, यहां पर कर की बात कर रहे हैं तो नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपन अंतिम सेंटेंस की ओर। क्या आप पत्र, तो आप यहां सब्जेक्ट हो गया, पत्र ऑब्जेक्ट, लिखना इसमें जो है ये मैन वर्ब हो गई है, और थे जो है एक आईडी है। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो हमने लिखा यू। फिर अपन चलते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब चूंकि लिखना है, इसकी इंग्लिश हो गई राइट, और राइट लिखा। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हमने, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखें। फिर बाद में हमने लिखना है लेटर्स, तो ये लिख दिया लेटर्स और क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल।